हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप सब लोग, देवियों और सज्जनों? एक बार फिर से आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट का पिटारा लेकर आ चुके हैं। अभी तक हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे यहां पर। इसको क्या हो गया? अरे आजा भाई। पॉलिटी के प्रैक्टिस की आस्था, धार्मिक, राधा ठाकुर, अंकित, हितिका सैनी। चलो बहुत बढ़िया। आप लोगों को एक बार फिर से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करता हूं तैयारी अच्छी चल रही होगी तुम लोगों की। हाँ या ना? ज्यादा टाइम बचा नहीं है, जैसा कि आपको पता है। बस कुछ पल की बात और है, उसके बाद एग्जाम की घड़ी सामने ही है। तुम्हारे पास फिलहाल एक करेक्शन विंडो आई होगी आज, एंड उस करेक्शन के साथ साथ आप लोग उसमें अपनी सिटी भी देख सकते हो। एग्जाम सेंटर कहां पर आ रहा है, एग्जाम सेंटर, एग्जाम सिटी, सेंटर तो नहीं, सिटी जरूर पता चल रही होगी। साथ साथ आपको करेक्शन विंडो भी मिल रही होगी, तो प्लीज उसे जरा ठीक से देख लेना। तुम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका सेंटर नोएडा पड़ रहा है? हाँ भाई, कितने ऐसे लोग हैं जो नोएडा आ रहे हैं? हाँ भाई, कितने ऐसे लोग हैं जिनका एग्जाम सेंटर नोएडा पड़ रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है। 24 को है, कोई बात नहीं। 24 हो, 25 हो, 26 हो, कोई भी दिन हो, हम तुम्हें वहां पर मिलेंगे, ठीक है? स्लॉट है, अच्छा जयपुर। अब जयपुर का तो नहीं, मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नोएडा में मैं मिल सकता हूँ भैया। मैं जयपुर तो नहीं आ पाऊंगा मिलने के लिए। सिलेक्शन ले लोगे तो बिल्कुल आ जाऊंगा। सिलेक्शन ले लो तो बिल्कुल आ जाऊंगा, और जरूरत पड़ी तो बुला भी लिया जाएगा तुम्हें, ठीक है? बट शर्त वही है। मेरे फर्स्ट का ओरिएंटेशन है मुंबई में, है? ऐसी कौन सी डेट ले रखी है भाई, उसे देख लो थोड़ा सा। चलो बहुत बढ़िया। चलिए तो फाइनली आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलो क्या होगा राइट आंसर यहां पर? हाँ भाई, जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? कौन सा वो व्यक्ति है जिसके पास इतनी ताकत है? हाँ भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या लॉ कमिश्नर? क्या होगा यहां पे राइट आंसर? मिस कर रहे थे? अरे मुझे मिस करने के लिए ऐसा क्या ही है भाई हम में जो मिस करोगे तुम मुझे, हैं? गाना वाना तो नहीं गाया तूने, हैं? कहीं तेरी भी रिंगटोन बज रही हो, सही आने तू तो देखा नहीं, कौन सा है वो गाना जो अभी चल रहा है बहुत ज्यादा?
ऐसा कुछ मत करना भाई, मिस बस पेपर मत कर देना। पढ़ाई में ऐसा लग जा कि भाई किसी को पता ना चले कि लड़का ने एकदम उखाड़ फेंका पेपर, एकदम सिलेक्शन लेकर ही आया बाहर। तो राइट आंसर इज बी। पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो क्या कर सकता है, सीट्स को बढ़ा सकता है। एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करें तो 33+1 सीट्स अभी है, एक चीफ जस्टिस और बाकी के अदर जजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर अगर बात करते हैं तो क्या कहता है हमसे, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड। हाँ भाई, कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए संख्या, प्रधानमंत्री को मिला के कितने से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, मिनिस्टर्स में 25 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, 20 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, 30 मेंबर्स ऑफ लोकसभा या 15 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। चलो क्या होगा यहां पे राइट आंसर आपका, जल्दी जल्दी पढ़ लो भाई, अभी मुझे यूट्यूब पर भी जाना है, यूट्यूब पर भी करंट अफेयर है आज, कर लो भाई मेहनत। हम मेहनत से पीछे नहीं हट रहे तो तुम भी मत हटो, समझे। चलो जरा जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। हेलो, क्या होगा ये बताना। टाइम ले लो, मुझे रात को 9:30 10 बजे 10:30 बजे का काम होना है। हाँ भाई, क्या होगा आंसर इसका, बेटा डेली करंट अफेयर नहीं है ये, अभी चलेगा जुलाई मंथ वाला करंट अफेयर चलेगा। हाँ भाई, राइट आंसर क्या है, बिल्कुल सही, द राइट आंसर इज 15% ऑफ द लोकसभा सीट। ठीक है, राइट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करवाया था, 15% सीट्स क्या करवाई थी, फिक्स करवाई थी, वरना हर कोई मेंबर ये बोलता था मुझे मंत्रालय चाहिए, मुझे मंत्री बना दो, मुझे मंत्री बना दो। सबको तो नहीं बना सकते ना। लोकसभा में 543 सीट्स हैं, गवर्नमेंट जो बनी है मान लो वो 240 से बने, 320 से बने, 370 से बने, 270 से बने, 400 से बने, जितने से भी बने, क्या 400 के 400 मेंबर्स मिनिस्टर्स बन सकते हैं, नहीं बन सकते। तो इसलिए यहाँ पे फिक्स किया गया केवल और केवल 15% मेंबर्स ही लोकसभा के क्या बन सकते हैं, मिनिस्टर्स बन सकते हैं, जिसे आप लोग कई बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कहते हो। हाँ ना, बात समझ में आई, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन सा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, ये तो आसान है, पोल की भी जरूरत नहीं है, पर जल्दी आंसर बताओ। हाँ भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्या होगा राइट आंसर, सीधी सिंपल सी बात है, मुझे लगता नहीं सोचने समझना पड़ेगा तुमको। ठीक है, अगर इस आंसर को भी गलत किया ना तो बता रहा हूं पकड़ के बहुत मारूंगा तुम्हें, मतलब शर्म आनी चाहिए अगर ये क्वेश्चन भी तुमने गलत किया है। वैसे तो मुझे लग रहा है पोल मैं बेकार ही दे रहा हूं तुम लोगों को। क्या है, बी इज द राइट आंसर। शर्म तो आई नहीं होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लगा कर आए हो, मैंने कहीं पर भी लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो तुम लोग हैं, और उसके बाद भी 42nd अमेंडमेंट लगा कर आए हो हैं। ऐसी गलतियां करके ही सिलेक्शन नहीं होता। चलो मैं मान सकता हूं बी और सी में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, चलो मान सकते हैं, पर ए तो किसी हिसाब से नहीं हो सकता, ए और डी तो किसी भी हिसाब से नहीं हो सकते। मतलब
कौन सा नशा किया तुम लोगों ने, हैं? मतलब क्या फायदा हो रहा है इतना पढ़ाने का? इतना पढ़ाने के बाद भी तुम अगर ये गलतियां कर रहे हो तो क्या फायदा हो रहा है बताओ पढ़ाने का? क्या किया जाए ऐसे में तुम्हारे लिए? ये तो क्वेश्चन ऐसे भी नहीं है कि सीडीएस और सीडीएस और एनडीए जैसे क्वेश्चन टफ आते हो। एकदम आसान क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, एसएससी से जैसे क्वेश्चन है, उसके बाद भी तुम लोग ऐसी गलतियां कर रहे हो। ये कोई वो नहीं है कि मतलब कॉमन एरर है, हाँ सर सबसे गलती हो गई होगी ऐसा कुछ नहीं सर, ये ह्यूमन एरर है और तुम सबके सब ह्यूमन एरर कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तुमने रिवीजन ही नहीं किया, तुमने पढ़ाई ही नहीं की। मैं मानता हूं कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे वो टॉपिक हैं जिनसे एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं। मैं मानता हूं ये बात। मैं ये भी मानता हूं कि मैंने अपने मुंह से ये बात बोली है कि 65 प्लस क्वेश्चन अगर तुम करके आ जाते हो विद एक्यूरेसी तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये बात भी मान रहा हूं। पर अगर तुम सोचो एग्जाम में अगर तुम ऐसा ब्लंडर करके आते हो, इस तरीके के क्वेश्चन में ब्लंडर करके आते हो, तो ये अचीव करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। समझे? ये सब अचीव करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, हिस्ट्री के हार्डली एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, सेम ज्योग्राफी के भी एक या दो क्वेश्चन, पॉलिटी में भी एक या दो क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स में कोई एक क्वेश्चन आता है, अदरवाइज आता भी नहीं है। मैं हद से हद अगर एक एक क्वेश्चन मान के चलूं तो 4, और अगर मैं दो दो मान के चलूं तो 7, बस। और ये 7 क्वेश्चन अगर तुमने गलती से भी गलत कर दिए तो भाई 0 सब कुछ। मैं इसीलिए बार बार समझाता हूं तुम लोगों को, समझा करो। वाईटी पर भी था फिर भी गलत करके आए हो, हैं? बिल्कुल ही बेशरम हो गए सबके सब। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेजेस द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत? मुझे तो लग रहा है यहां पे और ब्लंडर करोगे। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायतों को त्रिस्तरीय प्रणाली की परिकल्पना की गई है? वैसे देखो मेरी भी गलती है कि इंग्लिश में नहीं आता पेपर, सॉरी हिंदी में नहीं आता पेपर, पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही आता है और मैं हिंदी में यहां पे क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलो कोई बात नहीं, जो भी है। क्या होगा राइट आंसर? पार्ट 9, 11, 12 या 10? ये रोमन वर्ड तो पता है ना, कहीं ये मत बोलना सर हमें रोमन वर्ड नहीं पता था इसलिए गलती कर दी, ये मत बोल देना कोई। 9, 11, 12 और 10? क्या होगा राइट आंसर यहां पे? भाई पार्ट 9 कहां पर है? पार्ट 9 में ही तो है ना? पार्ट 9 के साथ साथ अगर हम लोग पार्ट 9 में बात करते हैं, आर्टिकल कौन सा 243 है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो 73rd अमेंडमेंट है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 40 है ना, हाँ, जिनमें पंचायतों के बारे में बात की गई है। तो राइट आंसर क्या है? ए। इसमें भी गलती की है, बी लगा कर आए हो 9 की जगह, हैं? अब यहां पर भी ब्लंडर किया है। क्यों? क्योंकि तुम्हें रोमन नंबर नहीं पता थे। मैंने सही ऑब्जर्वेशन किया था, कहीं ना कहीं मैंने कहीं ना कहीं सही ऑब्जर्व किया है। इसका मतलब तुम्हें रोमन नंबर्स भी नहीं पता। मतलब सोचो क्या यू, अब इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलूं मैं इसे? तुम्हारा नेग्लिजेंस है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्या बोलूं, कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मुझे हंसी आ रही है तुम लोगों की हरकतों पर अंदर से इतना गुस्सा आ रहा है ना,
मैं लिटरली बता रहा हूं, अंदर से इतना गुस्सा आ रहा है तुम सोच भी नहीं सकते। मैं सीरियसली बता रहा हूं, अंदर से इतना गुस्सा आ रहा है तुम सोच भी नहीं सकते। मन कर रहा है क्लास यहीं पर बंद कर दूं। क्या फायदा है ऐसी क्लास की प्रैक्टिस करवाने का है? 27% लगा कर आए हो आंसर ऐसा। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अटेंड अ मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वाइल नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस की मीटिंग को अटेंड कर सकता है बिना उसके मेंबरशिप के? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल या एडवोकेट जनरल? किसके पास ये पावर है कि वो यहां पर पार्लियामेंट में मीटिंग को अटेंड कर सकता है? दिक्कत तो वही है, हमने तो सब कुछ पढ़ा है पर तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा ये बताओ ना। मैंने तो बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं पर तुमने कितना पढ़ा है? क्या होगा राइट आंसर? सीधी सिंपल सी बात है। देखो वही बात है, अब आप कह तो रहे हो उसकी ए और सी दोनों बैठ सकते हैं पर यहां पर ऑप्शन तो नहीं है ना, ऑप्शन तो है नहीं। पर सबसे ज्यादा मेन पावर किसकी होती है? क्या सी की होती है? नहीं होती। ये अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। ये क्या करता है? अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है तब जाता है। ये क्या करता है? इसकी रिपोर्ट जाती है, इसकी रिपोर्ट जाती है, ये नहीं जाता। ध्यान से समझ लो, रिपोर्ट के लिए जा रहा है, रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए जा रहा है, एक अलग बात है। पावर है वो एक अलग बात है, बट मेन पावर किसके पास है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास है। किसके पास है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास है। ये चीज हमें समझनी होगी। हम लोग कई बार सोचते हैं हाँ इसके पास भी पावर है, क्यों? क्योंकि अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकता है, पार्लियामेंट में जा सकता है, बिल्कुल। बट किसके लिए? फर्क क्या है? बात समझ में आई? अब इसी क्वेश्चन को घुमाकर अगर यहां पर लिख दे पार्लियामेंट की जगह स्टेट असेंबली, ठीक है, तो क्या लगा दोगे? एडवोकेट जनरल लगा दोगे। क्यों? क्योंकि ये कहां पे जाता है? स्टेट असेंबली में जाता है। अब तुमने आंसर क्या किया है? ये कर रखा तुम लोगों ने आंसर। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन एकदम सीधा नहीं आएगा, एकदम सीधा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। हमेशा चीजें घुमाकर पूछी जाएंगी, कभी भी सीधे तुमको कुछ नहीं मिलता। ठीक है, अगर कोई चीज सीधे मिल रही है, सामने से कोई चीज आ रही है तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हारी झोली में ऐसे ऊपर से आकर बरसात हो गई, तो समझ लो खतरे में हो। समझे? कभी भी कोई चीज सीधे नहीं मिलती, तो क्वेश्चन भी सीधा नहीं आता, हमेशा कई बार घुमा कर आता है। सीधा पूछ लिया जाए एक अलग बात है, पर सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चन मुश्किल से 10% है। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, मैं पहले ही बार बार बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का कौन मेंबर नहीं होता? चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ एसटी, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स, या चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट? ह्यूमन राइट कमीशन जिसे 1993 में स्टैब्लिश किया गया, जिसे 1993 में स्टैब्लिश किया गया। भैया ऐसे एसी बंद करवा दो यार।
गर्म पानी दे बोल देना प्लीज। हाँ भाई, क्या लगाया तुमने राइट आंसर? इसमें कुछ सोचने समझने के लिए था? इसमें तो सीधे सीधे नजर आ रहा है, आंसर क्या लगाओगे तुम? इसमें तो बिल्कुल सीधा नजर आ रहा है ना, आंसर क्या लगाओगे तुम? आंसर एक ही लगाओगे भाई। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पर्सन का क्या लेना देना, कोई लेना देना है क्या? नहीं है। तो कौन नहीं है? डी नहीं है, बाकी सभी इसका हिस्सा बन जाएंगे, है ना। चलो शुक्र है, काफी सारे लोग सही थे, पर फिर भी सी ए बी लगाकर आए हो तुम लोग। लॉजिक तो कसम से तुम लोगों ने बेच दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन शायद मे भी तुम्हारे लिए थोड़ा सा यूनिक हो, अलग हो, पर कोई बात नहीं, होना भी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कौन सा नहीं है? जहानवी मैडम, क्या होगा राइट आंसर? सरकारी आयोग। तुमको देखने में लग रहा होगा, सुनने में लग रहा होगा यार ये हो सकता है, नहीं, ये सब के सब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं। ये एक अकेला है जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को लेकर है। किसको लेकर है? सेंट्रल स्टेट रिलेशन को लेकर है। बाकी सभी के सभी जो हैं वो यहां पर किसको लेकर हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं। क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं। अब इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी क्या पावर होगी, कितना वो पावर होल्ड कर सकते हैं, कैसे काम करेंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे सरकारी आयोग जो है वो किसको लेकर है? सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को लेकर है, कि आखिर किस तरीके से पावर होल्ड करेंगे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कौन कौन सी पावर्स होंगी, उन सब चीज़ों को लेकर बात करता है। आगे बढ़ते हैं। बाय विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडेड टू ऑल कोर्ट? कौन से आर्टिकल में ये चीज कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा वो हर एक कोर्ट को मानना पड़ेगा? हम लोग पढ़ते हैं ना एक एपेक्स कोर्ट, अब एपेक्स कोर्ट है तो वो जो कहेगा वो नीचे वालों को मानना पड़ेगा, है ना। अब ऊपर वाला जो कहेगा नीचे वालों को मानना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट्स को मानना पड़ेगा। कहां पे पता चलता हमें? लोअर कोर्ट्स को यहां पे क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहां पर बात समझ में आई? ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? उम्मीद करता हूं कि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है जिसका आंसर सबके सब गलत कर देंगे, है ना। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपोजिशन लीडर ऑफ राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं। गलती के चांसेस 100% है, ध्यान से लगाना आंसर।
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? हाँ भाई, कौन होता है? एक आर्टिकल है। वाइस प्रेसिडेंट होता है। और देखो कितने सारे लोगों ने गलत किया आंसर। जानते हो क्यों किया है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में पहले से ही डाल दिया था मैंने कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। तुमने सोचा होगा अगर सर कह रहे हैं मुश्किल है तो पक्का कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। भले ही तुम्हें आंसर पता था, पर फिर भी तुमने गलती की। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे दिमाग में डाली ये बात, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान था, सिंपल था, पर फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गलती की, इसी वजह से गलती की। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था इसमें ऐसा, बहुत सीधा सिंपल था। भारत का उपराष्ट्रपति, और इसे सैलरी भी इसी चीज की मिलती है, सैलरी भी इसी काम की मिलती है। अभी प्रेजेंट में जगदीप धनखड़ जी थे, अभी फिलहाल रिटायर हो चुके हैं, मतलब सॉरी रिजाइन कर चुके हैं, पदभार छोड़ दिया उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने की वजह से, और ये बात सच है। अब ये सोच लो तुमने क्यों गलत किया। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सोचा था सर आपने बोला था बहुत मुश्किल, इसकी वजह से थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा तुमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हैव अ पंचायती राज सिस्टम? ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट इसका आंसर कर सकते हो तुम लोग। थोड़ा सा मुश्किल है, दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हैव अ पंचायती राज सिस्टम? थोड़ा सा मुश्किल है। चलो, कोमल मैडम आंसर बेटा कमेंट में ना करके वहीं पर कर दे, बाद में करना कमेंट। हैं? यहां पर भी गलती कितने लोगों ने की है देखो, यूपी लगा दिया है आंसर भाई। हैं? पहला राजस्थान था एंड सेकंड नंबर पे कौन था? आंध्र प्रदेश। बुद्धि को ओपन करो भाई। ये जो गलतियां तुम लोग कर रहे हो, ये तुम्हारे ही भविष्य का सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर हैं, समझे? जो गलतियां तुम यहाँ पे कर रहे हो वो गलतियां ही तुम्हारे फ्यूचर का एक स्पीड ब्रेकर है, तुम्हारे कैरियर का स्पीड ब्रेकर है। ऐसी गलतियां करने से सिलेक्शन होता नहीं है। मैं कई बार तुम्हें समझा चुका हूँ, बहुत बार तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है? मुझे नहीं पता, तुम में से कई लोग ये शिकायत करते थे, बोलते थे कि सर प्लीज़ क्लास में प्रैक्टिस करवाओ, क्लास में क्वेश्चन करवाओ। बिल्कुल सही बात है, पर सोचो ऑलरेडी इतना सब कुछ कंटेंट हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद तुम ऐसी गलतियां कर रहे हो। अगर मैं क्लास में क्वेश्चन करवाने बैठता तो शायद मुझे मौका भी नहीं मिलता पढ़ाने के लिए इतना सब कुछ। और रोज बोलता था भाई प्रैक्टिस तो तुम्हें बाद में डीपीपी भी मिल जाती है, सब कुछ मिलता है। उन डीपीपी में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस थे। अब डीपीपी में तुम्हारे आंसर कैसे आ रहे हैं आई डोंट नो, नहीं पता मुझे। वीकली टेस्ट में तुम्हारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आ तो होते भी हैं, वीकली टेस्ट भी तुम्हारा होता है, मंथली टेस्ट भी होता है। क्या कर रहे हो तुम वहां पर? अब या तो तुम जानते हो या तुम्हारा भगवान जानता है, ठीक है? एंड अगर इतने बेसिक क्वेश्चंस को गलत करके आओगे भाई, मेरे से लिखवा के ले लो, सिलेक्शन नहीं होगा। मैं यहाँ पे डीमोटिवेट करने के लिए नहीं हूँ, पर तुम अगर ऐसी गलतियां करोगे तो डीमोटिवेशन तुम्हें खुद फील होगा, किसी को करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज़ थोड़ा सा सीरियसली इस चीज़ को समझो, लाइटली मत लो चीज़ों को। प्रेसिडेंट रूल कैन नॉट बी एक्सटेंड, किससे ज़्यादा नहीं हो सकता प्रेसिडेंट रूल?
प्रेसिडेंट रूल किससे ज्यादा नहीं हो सकता। हम लोग अभी तक हिस्ट्री कर चुके हैं, ज्योग्राफी कर चुके हैं, पॉलिटी आज हो गया, इकोनॉमिक्स इससे पहले कर चुके हैं, तो ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स का हम लोग कर चुके हैं। एक और वीकली प्रैक्टिस सेशंस लेकर आऊंगा मैं, और उस प्रैक्टिस सेशन में अपन लोग जो स्टैटिक वाला पार्ट है उसको करेंगे, ठीक है। एंड 17 अगस्त को शायद आप लोगों का एफकेट वाला है, 17 अगस्त, हाँ 17 अगस्त को एफकेट होगा यूट्यूब पर, मैराथन, संडे वाले दिन। ठीक है, अरे जियो हो गया है प्रियंका मैडम, कैसी बात कर रही हो, जियो नहीं हुआ है। चलो, तो प्रेसिडेंट रूल कैन नॉट बी एक्सटेंड, किससे ज्यादा नहीं हो सकता। नॉर्मली आंसर होता है 6 मंथ, पर 6 मंथ नहीं, क्या है राइट आंसर, नॉट मोर देन 1 ईयर। क्यों, क्योंकि 6 मंथ प्लस 6 मंथ, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। बट यहां पर क्या है, क्लियर नहीं है, यहां पर क्लियर नहीं है कि किसके बारे में बात करें। अब प्रेसिडेंट रूल नॉर्मली क्या होता है, स्टेट को लेकर होता है, किसको लेकर होता है, स्टेट को लेकर होता है। और दूसरी चीज, अगर यहां पे हम लोग बात करें किसके बारे में, नेशनल इमरजेंसी के बारे में, किसके बारे में बात करें, इमरजेंसी के बारे में, ठीक है। अगर स्टेट को लेकर बात होगी तो नॉट मोर देन 3 इयर्स, और नेशनल इमरजेंसी की बात होगी तो नॉट मोर देन 6 मंथ प्लस 6 मंथ। तो अब यहां पर ये चीज क्लियर नहीं है, तो ये थोड़ा सा क्या है, डिस्प्यूटेड है। फिलहाल हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि यहां पे पूछा ये गया है, ठीक है। तो फिलहाल बी क्या, तुम लोग यहां पर सी ही मान के चलो कि यहां पे बात हो रही है स्टेट को लेकर। बट फिलहाल ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते फिलहाल, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन में ये होगा, और स्टेट इमरजेंसी की कंडीशन में ये होगा, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर। अब आपने जो भी लगाया वो आपके ऊपर है, बट फिलहाल अपन लोग यहाँ पर ये लेकर चल रहे हैं। तो ए जितने लोगों ने लगाया है, क्या ही बताऊं मैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत। कौन सा आर्टिकल पंचायत में सीट्स के रिजर्वेशन को लेकर है। अब याद करो, एक लिस्ट लिखवाई थी, उसमें वुमेन्स रिजर्वेशन, SC ST कम रिजर्वेशन को लेकर बात की थी हम लोगों ने। कौन सा आर्टिकल था, एक लिस्ट लिखवाई थी 7-8 आर्टिकल्स को लेकर पंचायत में। हाँ भाई, क्या होगा, किस किस के लिए बात होती है, एक वुमनिया के लिए, एंड SC एंड ST के लिए। रिजर्वेशन कहां पे बताया गया, आर्टिकल 243D में बताया गया है। कहां पे बताएगा, आर्टिकल 243D में बताया गया। भाई यहां पर तो ये बताया गया, पंचायत का इस्टेब्लिशमेंट बताया गया है, क्या ही बोलूं मैं, पंचायत का इस्टेब्लिशमेंट बताया गया भाई। एक किस हिसाब से लगा रहे हो तुम लोग। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इन बीइंग ऑन। हाँ भाई, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कम आया था अपने एग्जिस्टेंस में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बताओ भाई, क्या लगाया तुमने आंसर।
राइट आंसर क्या लगाओगे? बी, 26 जनवरी 1950। क्या ये ऐसे क्वेश्चन है जो लिखवाए नहीं गए हैं? बहुत अच्छे से लिखवाए हैं, कई बार लिखवा रखे हैं। पॉलिटी की सारी पीपीटी खोलकर देखोगे, उसी में से सारे के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो गया फिर से। सरकारिया कमीशन किससे बिलोंग करता है? अगेन थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन। सेंटर और स्टेट के रिलेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इलेक्शन रिफॉर्म और पंचायत रिफॉर्म। तुम लोगों ने लता मंगेशकर का एक सॉन्ग सुना है? हम्म, ये कौन से लोग हैं 5%, 5% और 5% वाले हैं? ये कौन से 5%, 5% है? क्या बोलूं मैं तुमसे? अभी यहां पर मैं क्या करवा रहा था? मैं अपना सर फोड़ रहा था क्या यहाँ पे? यहाँ पे तुम्हें क्या बताया था? यहाँ पर तुमको क्या बताया था? हैं? सरकारी कमीशन, सेंटर स्टेट रिलेशन। यहाँ पर क्या कुछ और पूछ रखा है मैंने? हैं? यहाँ पर क्या कोई और कहानी पूछ रखी है? यही तो पूछा, सरकारी कमीशन किससे रिलेटेड है, और तुम उसी में धोखा खा गए। अभी 5 मिनट पहले बताया तुम्हें, उसके बाद तुम ये ब्लंडर करके आए हो। क्या बोलूं मैं तुम्हें इसके लिए? हैं? भाई क्या गलतियां कर रहे हो तुम? अभी भी कह रहा हूं, किताब उठाओ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जहां जो क्वेश्चन गलत लग रहा है एनालिसिस करो कि क्या लिखा है आंसर। अपनी कॉपी किताब में जहां पर नोट्स बनाए वहां पे जाकर देख लो, पढ़ लो, समझ लो, याद हो जाएगा तुरंत। पेपर सॉल्व करो तो उसको एनालिसिस जरूर करो। अरे भाई नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं हूं, मुझे बताओ तो सही। ले देकर गिनती के केवल 4 से 5 लोग बोलते हैं कि सर यहां दिक्कत आ रही है, यहां दिक्कत आ रही है, बाकी सब सोते रहते हो। 24 घंटे अवेलेबल हूं तुम्हारे लिए, तब जाकर ये हरकतें हैं। क्या करके आए हो तुम भाई, क्या करके आए हो? मेरा कुछ नहीं जाएगा भाई, मैं अपना 100% डिलीवर कर रहा हूं, मेरी टीम देख रही है, ऑफिस के लोग देख रहे हैं, लोकेश सर कैसा पढ़ा रहे हैं। सिलेक्शन नहीं लोगे तुम्हारी गलती है, तुम्हें नुकसान होगा, समझे? ऑफिस वाले तो मिला लेंगे, हाँ लोकेश सर ने यहाँ पर ये चीज पढ़ाई थी, यहाँ पर ये चीज पढ़ाई थी, लोकेश सर का पढ़ाया हुआ 70 से 80% एग्जाम में आ रहा है, बहुत बढ़िया लोकेश सर, बहुत अच्छी बात है। पर भाई शर्म कर लो तुम लोग। बहुत प्यार से समझा रहा हूं, समझो बात को। कितने लोग हैं आज हमारी क्लास में? हम्म, हाँ, चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। फंडामेंटल राइट किस पार्ट में आते हैं? फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आते हैं? इसमें गलती मत कर देना यार, मेरा भी दिमाग घूम जाएगा।
एक सॉन्ग है, तुम लोगों ने सुना होगा, घर चले हम फिदा जहाँ वतन साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। जिस तरह की हरकतें तुम लोग कर रहे हो ना एग्जाम में, मैं तो ये कह भी नहीं सकता अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, समझे? जिस तरह की हरकतें तुम लोग कर रहे हो ना क्वेश्चंस में, मैं ये सच में ही नहीं कह सकता। फंडामेंटल राइट्स, राइट आंसर बी, बाकी सब गलत। अगला क्वेश्चन देखो, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन एक कैसी बॉडी है, वित्त आयोग की कैसी बॉडी है? करवाया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट या सेकेंड क्लास में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ाया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ाया था, वहीं पर ये क्वेश्चन भी करवाया है, वहीं पर ये बताया भी है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल और कौन कौन से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, वही पूछा गया है। ऑटोनोमस बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। कहां पे डिफाइन किया गया? आर्टिकल 280 में डिफाइन किया गया है, किया है या नहीं किया है? अब अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज थी आर्टिकल 280, तो तुम लोगों ने आंसर लगाया होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्यों? क्योंकि जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो डिफाइन नहीं है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, बस इतना ही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही है, इनमें से किसी बॉडी के अंतर्गत है, वो स्टैट्यूटरी या ऑटोनोमस बॉडीज बन जाती हैं। इसीलिए मैंने लिखा आर्टिकल 280 में बताया गया है। अब तुमने आर्टिकल 280 पर ध्यान दिया होता तो तुम्हें याद रहता। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 फॉलोइंग विच ऑफ द आर्टिकल, भाई किससे जुड़ा हुआ है, कौन से आर्टिकल से जुड़ा हुआ है? 86 अमेंडमेंट एक्ट, 86 अमेंडमेंट एक्ट किससे जुड़ा हुआ है, कौन से आर्टिकल से जुड़ा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। जिसे हम लोग आरटीई कहते हैं। क्या है आरटीई 2002? राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन कहां पे दिखता है? 21 अमेंडमेंट एक्ट है ना, सॉरी 21 आर्टिकल ए में दिखता है हमको, है ना? किस में दिखता है? 21 आर्टिकल में दिखता है, ए में। तो भाई क्या बोले, चलो नेक्स्ट, विच अमेंडमेंट एस्टेब्लिश्ड द अर्बन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, कौन से अमेंडमेंट ने अर्बन लोकल गवर्नेंस सिस्टम को एस्टेब्लिश किया था, जिसे हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं? चलो कौन सा है? 71 अमेंडमेंट, 74, 73, 72, क्या होगा राइट आंसर? द राइट आंसर इज, भाई सीधी सी बात है, 73 किसके लिए? पंचायत के लिए, और 74 किसके लिए? म्यूनसिपालिटीज के लिए। अब इसमें अर्बन कौन सा है? तो 74 अर्बन होगा ना, म्यूनसिपालिटीज कहां पर होंगी? अर्बन एरियाज में होंगी, तो बी यहां पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था?
हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? एच.एस. हेगड़े, हुकुम सिंह, M.A. अयंगर या गणेश मावलंकर? हाँ भाई, क्या लगाया तुमने राइट आंसर? राइट आंसर गणेश मावलंकर, डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द राइट टू एजुकेशन एक्ट is actually implemented by the government on which, हाँ, on which date, किस डेट को एप्लीकेबल किया गया था? 1 अप्रैल 1909 में, 1 अप्रैल 2010 में, सॉरी 2009, 2010, 26 जनवरी 2010 या 15 अगस्त 2009? कब इंप्लीमेंट किया गया? बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये चीज कि जो चीज 2002 में आ चुकी है 86th अमेंडमेंट में, उसे इंप्लीमेंट करने में हमें इतना लंबा टाइम लगा. उसे इंप्लीमेंट करने में हमें इतना लंबा टाइम लगा. राइट आंसर क्या है? बी आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट. व्हाट इज द लिटिल मीनिंग ऑफ द सेंटोरियोर? ये तो मैंने पढ़ा रखा है. सेंटोरियोर शब्द का मीनिंग क्या होता है? वी कमांड, टू हैव द बॉडी, फॉरबिड या फिर टू बी सर्टिफाइड, टू इन्फॉर्म? क्या होगा राइट आंसर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटोरियोर? भाई सेंटियो से सर्टिफाइड करना, बस इतना याद रखो. बाकी का मैंने आपको बता दिया. वी कमांड मतलब मैंडेमस, हम आदेश देते हैं, परम आदेश. हेमस कॉर्पस मतलब शरीर प्रस्तुत किया जाए 24 घंटे में. फॉरबिड मतलब किसी चीज को मना करना, रोकना, प्रोहिबिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन, फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगती है तो क्या होगा? क्या होगा? ऑर्डर टू रिड्यूस द सैलरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ऑर्डर टू रिड्यूस द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द ऑल सेंट्रल एंड सिविल सर्वेंट्स, ask state to reserve the money of the financial bill passed by the state legislator and his consideration, and above the all. अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर आएगी? हाँ भाई, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है
तो क्या पावर आएगी प्रेसिडेंट के पास? राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी पावर्स जो ऊपर बताई गई हैं वो सारी की सारी पावर्स आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर कौन सा है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, जरा बताना एक बार कमेंट करके सब लोग, कौन सा आर्टिकल है फाइनेंशियल इमरजेंसी? हाँ भाई, 3 इमरजेंसीज होती हैं, अभी हम लोग बात कर रहे थे। एक नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी और एक फाइनेंशियल। जरा बताओ जल्दी से जरा। हाँ भाई, जरा जल्दी से बताओ 3 इमरजेंसी कौन कौन सी है, कौन कौन सा आर्टिकल है? हाँ भाई, बाकी सब कौन कौन सा आर्टिकल है? नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे तो क्या लगाओगे? स्टेट इमरजेंसी की बात करेंगे तो क्या लगाओगे? नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे तो क्या लगाओगे? याद रहेगी बात, हाँ या ना? नेक्स्ट, विच स्टेट आर इंक्लूडेड द शेड्यूल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ भाई, शेड्यूल 6 में क्या क्या दिया गया है ये तो पढ़ा रखा है। शेड्यूल 6 में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? शेड्यूल 6 में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? शाबाश, राइट आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, आत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा तुमसे? आर्टिकल डैश एंड डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द फंडामेंटल राइट टू विच इंडिविजुअल इन कनेक्शन विद द एजुकेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट? कौन कौन से आर्टिकल हैं जो यहां पे बात कर रहे हैं किसके बारे में? इंडिविजुअल कनेक्शन विद द एजुकेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट। स्पेशली यहां पे एक बात बोल दी गई, किसको लेकर बोला गया? कल्चर को लेकर बोला गया। क्या लगाओगे राइट आंसर? आर्टिकल 29 एंड 30। क्या होगा राइट आंसर? आर्टिकल नंबर डी, मतलब सॉरी आंसर नंबर डी, आर्टिकल 29 एंड 30। किसको लेकर है? फंडामेंटल राइट में किसको लेकर बात करता है? कल्चर को लेकर बात करता है। माइनॉरिटीज को जो पावर मिलती है, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, इन सबको प्रोटेक्ट करने की कहां से मिलती है? यहीं से तो मिलती है।
आर्टिकल 2021 किस हिसाब से लगाए भाई? ये आर्टिकल 2021 क्या कहता है हमसे? गिरफ्तारी के विरुद्ध और जीवन जीने का अधिकार, मतलब सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल राइट्स हर जगह आते हैं एग्जाम में, तुमने वही याद नहीं कर रखा है। अरे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट किसको दिया जाता है? माइनॉरिटी को दिया जाता है ना। तो भाई ये भी याद नहीं कर रखा क्या तुम लोगों ने? क्या कर रहे हो यार? एक हफ्ते बाद आ रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, सोचता हूँ कि कुछ नया अपडेट मिलेगा तुम लोगों से। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू द पंचायती राज? कौन सा अमेंडमेंट है जो पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है? पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, कौन सा वो अमेंडमेंट है? कौन सा वो अमेंडमेंट है? अभी पढ़ाया है, अभी गलती मत करना, अभी पढ़ाया है, जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, शायद 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही हो चुके हैं अभी। क्या कहेगा आपसे यहां पे? राइट आंसर इज बी। चलो बहुत बढ़िया, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें 100% हुआ हो। What can the minimum strength of the Council of Minister including the Chief Minister of State? हाँ भाई, चीफ मिनिस्टर स्टेट में कितनी संख्या होगी स्टेट असेंबली में? सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 10, 12, 15 या 20? 10, 12, 15 या 20? भाई सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन शुरुआत में जो क्वेश्चन करवाया था याद करो, शुरुआत में जो क्वेश्चन करवाया था उसमें भी सेम यही था, कुछ नहीं बदला। वहां पे क्या लिखा था? प्रधानमंत्री और मिनिस्टर्स को मिलाकर, प्रधानमंत्री और मिनिस्टर्स को मिलाकर, यहां पे क्या कर दिया है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो भाई कंडीशन तो सेम ही रहेगी, लॉ बना है तो सेंटर और स्टेट एक जैसी तो रहेगा, अलग थोड़ी हो जाएगा। क्या ब्लेंडर करके आए हो? मुझे लग रहा है एग्जाम के बाद भी मैं तुमसे यही सब बोल रहा हूँ क्या? यही सेम चीज थी, यही सेम चीज, सिर्फ क्या बदला? क्या किया तुमने? हैं भाई? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड? याद करो, एक लिस्ट लिखवाई थी, ऐसे लिस्ट बनी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था एक ईयर सेंटर में, और उसका बगल में लिखा हुआ था एक्ट, और कौन उसको लीड कर रहा है, 1950, 1966, 1960 या 1963? एक प्रॉपर लिस्ट लिखवाई थी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, उसमें ईयर लिखा हुआ था, एग्जैक्ट ईयर लिखा हुआ है एक्ट के साथ। नाइनटीन 1963। द डी इज द राइट आंसर। कौन लीड करता है?
होम मिनिस्ट्री। तो फिलहाल आज के लिए यहीं पे रखते हैं। क्योंकि मेरी अभी यूट्यूब पर भी क्लास है विद इन फ्यू आवर्स, तो मुझे वहां पर भी जाना है। नहीं, फ्यू आवर्स नहीं, सॉरी, 8 बजे ही है, बट मुझे थोड़ा सा और भी काम है क्योंकि यूट्यूब पर भी तुम्हारी क्लासेस चल रही हैं करंट अफेयर की, तो वो भी देखनी है। विशाल 27 में से 25 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, गुड। अक्षत गर्ग बहुत बढ़िया। मानसी, अंजलि, माही, मोहम्मद आफ्ताब, अनुप्रिया शर्मा, सुनील, पुरुषोत्तम, रोहित ठाकुर, और बाकी सब लोग जरा बताना और कितने कितने तुमने किए हैं, कितना रैंक आया तुम्हारा, बताना जरा यार सब लोग। हाँ भाई, बाकी लोग बताओ जरा कितना कितना रैंक आया तुम्हारा। देखो, ऑलमोस्ट आज लास्ट क्लास की तरह से समझो, हम लोग ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट कर चुके हैं प्रैक्टिस में। एक स्टैटिक वाला पार्ट है, वो देखते हैं आगे अगले हफ्ते करना है नहीं करना है, वो एक अलग बात है। बट देखो, ईमानदारी से मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, ऑलमोस्ट सारी चीजें तुम्हें पढ़ा चुका हूं। सारी चीजें जब तुम पढ़ चुके हो ना, तो प्लीज कुछ मत करो, प्रैक्टिस करो। मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लीज ध्यान से सुनो। प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो ना, मॉक की जो प्रैक्टिस कर रहे हो, उस मॉक की प्रैक्टिस के बाद, उस मॉक की प्रैक्टिस के बाद क्या करना है आपको? दूसरा काम, एनालाइज करना। एनालाइज करने के बाद आपको सीधा और सिंपल सा काम क्या करना है? एनालाइज करने के बाद सीधा सिंपल सा काम करना है, जो भी रॉन्ग आंसर्स हैं उनको रिवाइज करो। अब आप कहोगे सर ये रिवीजन किस तरीके का होगा? इस रिवीजन में बस ये आइडेंटिफाई करो कि आखिर जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो गलत क्यों हुआ है, कहां पर आपने गलती की है, आपको समझने में गलती हुई है, क्या हुआ है, आप उस चीज को समझो, रिवाइज करो एंड सेकंड मॉक को लगाओ। सेम एनालाइज करो, रॉन्ग आंसर फाइंड आउट करो, रिवाइज करो, थर्ड मॉक लगाओ। सेम अगेन प्रैक्टिस मॉक के बाद एनालाइज करो, रॉन्ग आंसर फाइंड आउट करो, एंड अगेन फोर्थ मॉक लगाओ। डेली प्रैक्टिस करो। अब तो तुम्हें कोई क्लास नहीं चल रही, सारा तुम्हारा खत्म हो चुका है, इंग्लिश मैथ सब कुछ खत्म हो चुका है, रीजनिंग वीजनिंग सब खत्म हो चुका है। तुम्हें अभी करना क्या? प्रैक्टिस करनी है। कितने दिन बचे हैं? आज क्या तारीख है? 8, नहीं सॉरी 7 तारीख है आज, 7, 24 तारीख को एग्जाम है। कितने दिन बचे हैं बीच में? 10। अब आज का तो दिन निकल गया, कल के 2 बचे, उसमें से एक रक्षाबंधन तुम्हारा निकल गया, 14 तारीख को तुम्हारा जन्माष्टमी आ जाएगा, एक वो दिन निकल गया। मोटा मोटी हिसाब है तुम्हारे पास 14 दिन बचे हुए हैं। मोटा मोटी हिसाब तुम्हारे पास 14 से 12 दिन 13 दिन मान के चलो, इतने ही बचे हैं। अभी रक्षाबंधन वाला दिन हटा दोगे, जन्माष्टमी हटा दो, तो तुम्हारे पास यही बचा हुआ टाइम है। ठीक है, ईमानदारी से देखा जाए तो तुम्हारे पास यही दिन बचे हैं, 14 दिन 13 दिन 12 दिन यही मान के चलो, क्योंकि तुम भी बिजी हो जाओगे इन सब चीज़ों में, मना कर नहीं पाओगे कि दीदी मत आओ मैं अपने हाथों से राखी बांध लूँगा, ऐसा तो कर नहीं पाओगे, करना भी मत। ठीक है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिश्ते नाते भी ज़रूरी है। ठीक है, पर हाँ अगर आए दीदी तो उनके साथ हाँ 1 घंटा आधा घंटा बिताया, उसके बाद अपना पढ़ने चले जाना। जन्माष्टमी है, नो डाउट आपको मन करेगा बाहर निकलने का, लोग घूम रहे होंगे जन्माष्टमी में, झांकियाँ लगी होंगी जगह जगह पर, मन करेगा बिल्कुल जाओ, पर दिन में अच्छे से मॉक लगाओ। ठीक है, शाम को थोड़ी देर के लिए निकल जाओ, दोपहर तक रिवीजन करो, शाम को थोड़ी देर के लिए निकल जाओ अपना थोड़ा दोस्तों के साथ। ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे टहल कर टाल कर वापस आ जाना, और जब वापस आना तो ये सोचना एक पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे पास है। ठीक है, ऊपर वाले का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है,
और रात को एक और प्रैक्टिस सेट लगा लेना। तो तुम्हारे पास जो गिनती के 13 दिन बचे हुए हैं ना, 13 डेज बचे हुए हैं, प्लीज 13 डेज का मतलब ये है, 13 डेज का मतलब ये है डेली 2 मॉक लगाने हैं तुमको, डेली 2 मॉक लगाओ। और तुम्हें रॉन्ग आंसर फाइंड आउट करके रिवीजन करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन हार्डली तुमसे 1 या 2 मिनट लगेगा, 1 या 2 मिनट। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो मैं तुमसे अब तक 1000 बार बोल रहा हूं, वही बात मैं तुमसे फिर से बोल रहा हूं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 65 प्लस क्वेश्चंस टारगेट करने हैं। और साथ में क्या करना है, ध्यान क्या रखना है, विद एक्यूरेसी। अगर तुम्हारी एक्यूरेसी 65 जाने लगी है तो तुम 70 करना शुरू कर दो। तुम्हारी अगर 70 की एक्यूरेसी हो जाए तो तुम 75 शुरू कर दो। पर प्लीज ध्यान रखना ये बात जो मैंने तुमको बताई है, एग्जाम से जब तुम वापस आओगे ना तो तुम खुद बोलोगे सर आपने कहा था, हमें ये फाइनली एक्सेप्ट किया, फाइनली इसके वजह से हमारा रिजल्ट क्लियर हुआ। तुम खुद सबके सब ये बात बोलोगे, सीना ठोक कर बोलोगे कि लोकेश सर आपने बोला था, हमने ये बात मानी। 1000 बार बोल चुका हूं, बार बार बोलूंगा, आगे भी बोलता रहूंगा। हो सकता है आने वाले 1 साल 2 साल के बाद मैं खुद अपने वर्ड्स चेंज करूं और 65 की जगह शायद 70 बोलना शुरू कर दूं। शायद हो सकता है आने वाले टाइम पीरियड पे मेरिट नीचे होने लगे तो 60 बोलना शुरू कर दूं। पर ये डिपेंड तुम्हारे ऊपर करेगा कि तुम कितनी मेहनत करते हो। तुम अभी सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप को समझ रहे हो जहां पर तुम लोग अभी तैयारी कर रहे हो। सोचो इंडिया में कितने लाखों संख्या में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो सब भी सेम चीज टारगेट कर रहे हैं। तो भाई उनसे आगे रहने की कोशिश करो, समझे। तो फाइनली आज के लिए मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।